Hello students, today I am going to teach you your history book which name is India and the Contemporary World. Contemporary means कि समकाल means उसी टाइम का. The first chapter is the rise of nationalism in Europe. Rise of nationalism in Europe. अब nationalism क्या है? Nationalism is the feeling of patriotic feeling means कि देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना. जब किसी भी इंसान के अंदर देश प्रेम की भावना आ जाती है तो उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं. तो नेशनलिज्म का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 में हुआ था. कहाँ हुआ था ये फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस हमारा यूरोप में है. सबसे पहले फ्रांस में मोनार्की हुआ करती थी. मोनार्की का मीन्स होता है रूल ऑफ द किंग. रूल ऑफ द किंग मीन्स किसी भी राजा के द्वारा शासन किया जाना. मीन्स पहले एक राजा शासन करता है, आफ्टर उसकी डेथ के बाद उसका कोई बेटा, और ऐसे ही ये चलता रहता है. लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई ये डेमोक्रेसी के लिए हुई. डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल. लोगों का लोगों के द्वारा शासन किया जाना. तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी हमारी ये 1789 में हुई. फ्रेंच रेवोल्यूशन के 10 साल बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई. लोग बहुत हैप्पी हो गए. सबने ढेर सारी फाइट करने के बाद क्या हुआ कि उनका शासन मिल गया. राजा लोगों ने शासन करना वहाँ पर बंद कर दिया, और जिसकी वजह से वहाँ पर उनको फ्रीडम मिल गई. फ्रीडम मिलने के बाद वो बहुत हैप्पी हो गए. लेकिन हैप्पीनेस उनकी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं. ऐसा लगा जैसे किसी की नज़र लग गई हो. तो आफ्टर 10 ईयर्स बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आया, एंड नेपोलियन बोनापार्ट केम एंड स्टार्टेड सीजिंग पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस. उसने क्या किया कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी लोगों की, पॉलिटिकल फ्रीडम को उसने एकदम से सीज कर दिया, रोक दिया, और जिसकी वजह से डेमोक्रेसी दोबारा से चली गई. डेमोक्रेसी को उसने हटा दिया. डेमोक्रेसी हटाने के बाद मोनार्की वहाँ पर दोबारा स्टार्ट हो गई. अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट आया क्यों, तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिव्यू इसका समझ लेंगे. जब फ्रांस रेवोल्यूशन होने लग गई, लोग एक दूसरे को लोग फाइट करने लग गए. अपनी देश की क्रांति के लिए फाइट करने लग गए कि अब तो हमें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए. हम इस मोनार्ची को जो है, हम इस मोनार्की को बहुत ज़्यादा झेल नहीं सकते. इस तरीके से हम लोग रह नहीं सकते. तो उन्होंने फाइट करना शुरू किया, और फाइट करने की वजह से क्या हुआ कि जो आसपास के बाकी कंट्रीज थी उन लोगों ने वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया. तो फ्रांस जो था वो बुरी तरीके से अटैक्टेड कंट्री बन गया. लोग वहाँ पर अटैक करने लग गए. उस अटैक्स को नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन बनकर आया हम लोगों के सामने. नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों को हर चीज से तो नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों की मदद करनी शुरू की. नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर था, और उसने इन सारे अटैक्स को फ्रांस से बचाने की कोशिश की, फ्रांस को बचाने की कोशिश की. तो वी कैन से दैट नेपोलियन हैड गुड एंड बैड साइड्स. और जब उसने बचा तो लिया उसने, लेकिन लोगों से जो फ्रीडम थी, लोगों की खुद की फ्रांस में लोगों की जो फ्रीडम एक बन गई थी, उन्होंने मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी ले ली थी, उसने उस फ्रीडम को उनसे छीन लिया, और वहाँ पर उसने डिक्टेटरशिप अपनी डाल दी. डिक्टेटरशिप मीन्स लोगों को मारा पीटा नहीं, लेकिन उसने जितनी भी अपनी कोडिंग्स थी वो अपने आप की, कि जितने भी रूल और जितने भी लॉज चलेंगे वो उसके खुद के चलेंगे. तो इस हिसाब से नेपोलियन बोनापार्ट हैड गुड एंड बैड साइड, बट वॉज क्लोजर टू अ टेरेंट देन टू अ हीरो. अब हीरो वो क्यों नहीं था, क्योंकि उसने लोगों से बहुत सारी चीज़ें छीनी भी थी, लोगों की फ्रीडम छीन ली थी. लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, क्योंकि वो ब्लड थ्रस्टी नहीं था, मीन्स लोगों की खून का प्यासा नहीं था. बट वो क्या करता था, सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप को चलाने की कोशिश कर रहा था. तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर था. So 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट केम एंड स्टार्टेड सीजिंग पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस, एंड ही reduced the democracy of all people and started monarchy. In 1804 उसने जो कोडिंग करने के बाद उस कोडिंग को, जो उसने अपने रूल्स लगाए, अपने जितने भी
लॉज लगाए उनको हम नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड कह सकते हैं, या तो आप इसे सिविल कोड कह लीजिए या फिर नेपोलियनिक कोड कह लीजिए। 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। अब नेपोलियन बोनापार्ट की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस के लोगों को अपनी आर्मी में इकट्ठा करने लग गया, और जिसकी वजह से आर्मी एक स्ट्रांग आर्मी बनकर कंप्लीट हुई। तो स्ट्रांग आर्मी कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर अपने नेशन को एक्सटेंड करने की फीलिंग आई। एक्सटेंड करने के लिए उसने भी अटैक करना शुरू किया, और ये सिलसिला चलता रहा। वो अटैक करता था और कंट्रीज़ को अपने फ्रांस में मिला लेता था। लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में जो प्रेब ने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, डिफीट कर दिया। अब प्रेब में क्या क्या आता था, ये कोडिंग है एक प्रेब, जिससे आपको याद रहेगा इजली कि वो प्रेब क्या था। प्रेब में कौन कौन सी कंट्रीज थी, इसमें पर्शिया था, रशिया था, ऑस्ट्रिया था और ब्रिटेन था। इन सभी कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को इन्होंने हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को वापस इन्होंने लौटने पे मजबूर कर दिया कि तुम हमारी जितने भी रीजन्स हैं या हमारी कंट्रीज में एंट्री नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे आफ्टर नेपोलियन डिफीटेड बाय द प्रेब, तो फिर क्या हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट को प्रेब ने डिफीट कर दिया, उसके बाद आगे क्या हुआ, तो फ्रांस में अगेन नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से मोनार्की दोबारा से स्टेब्लिश हो गई, क्यों नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो डिफीट हो गया, और प्रेब ने यहाँ पर दोबारा से मोनार्की को स्टार्ट किया, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट के हार जाने के बाद प्रेब ने दोबारा से यहाँ पर मोनार्की को स्टैब्लिश किया, और इन्होंने ही बाद में वियना की ट्रीटी में इन्होंने ये कहा कि हाँ, अब हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे और शांति से रहेंगे, इसीलिए इसे पीस ऑफ ट्रीटी भी कहते हैं। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने मोनार्की लगाई, किसकी मोनार्की, बर्बन डायनेस्टी की थी। ये राजवंश पहले भी था, और क्योंकि नेपोलियन के आने के बाद इस राजवंश को पूरी तरीके से खत्म हो गया था, रेवोल्यूशन जब हो गया था, सबको डेमोक्रेसी मिल गई थी, तो बॉर्बन डेसेंट्री जो थी इनको खत्म कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से प्रेब ने इसे स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे यूरोपियन सोसाइटी की। यूरोपियन सोसाइटी 3 पार्ट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट पार्ट जो था आपका एरिस्टोक्रेसी में जो पीपल्स आते थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या क्वालिटीज थी। इसमें जो लोग आते थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी। लेस पॉपुलेशन था, वो लोग कम थे, बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, थोड़े ही लोग थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वो डोमिनेटिंग थे। डोमिनेटिंग मीन्स कि कब्जा करना, शासन करना, दूसरों के ऊपर अपना दावा ठोकना उनकी आदत थी कि हर वक्त वो क्या करते थे, दूसरों से चीजों को छीना करते थे, तो वो डोमिनेटिंग थे और उनके पास सारे ही राइट्स थे। ही हैव ऑल राइट्स। अब पिजेंट्री जो थे, उसमें पिजेंट्री जैसे कि सिंपली है किसान थे जो काम वगैरह करते थे। ये लैंडलेस पीपल थे, इनके पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी। मोर पॉपुलेशन था, ऐसे लोग बहुत थे जो पिजेंट्री में आते थे, और जबकि एरिस्टोक्रेसी में कम ही लोग आते थे। एंड दे हैड नो राइट्स, और इनके पास कोई भी राइट नहीं था। थर्ड जो क्लास आई वो थी न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास 19th सेंचुरी में आई। 19th सेंचुरी में एरिस्टोक्रेसी जो थी, पिजेंट्री जो थी, इन्हीं में से कुछ लोग निकल कर आए। और इन लोगों की क्या क्वालिटीज थी, ये लोग वेल एजुकेटेड थे, ये लोग पढ़ते थे, लिखते थे। पढ़ लिख कर इन्होंने क्या किया, ये इंडस्ट्रियल बने, बिजनेसमैन बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। तो इन लोगों ने जब अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया तो इन लोगों के कुछ अपने थॉट्स आए। दे बॉट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इन्होंने ही कहा कि किसी भी इंसान के अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए, मीन्स कि उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई वो न्यू मिडिल क्लास के थ्रू ही आई। इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, मीन्स कि हर इंसान के पास अपनी व्यक्तिगत फ्रीडम होनी चाहिए। जैसा कि होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो काफ़ी टाइम से कुछ बातों को, कुछ रूल रेगुलेशंस को लेकर चल रहे हैं, और हम लोग जब थोड़ा पढ़ लेते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तो हम उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं, नहीं कि अब इन रूल रेगुलेशंस को आप ओवर कीजिए। और क्योंकि हम न्यू एज हैं और हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़े लिखे हो गए, हम भी समझदार हैं, तो हमें भी क्या होनी चाहिए, अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए। हम अपने हिसाब से अपने फैसले ले सकें, लोगों को अपनी बातें बता सकें, घूम सकें, फिर सकें, हमारे ऊपर कोई फालतू का लॉज ना हो। तो यही चीज़ इस न्यू मिडिल क्लास ने स्टार्ट की कि दे स्टार्टेड टू द फीलिंग ऑफ
इंडिविजुअल फ्रीडम। इन्होंने एक डिमांड और की, दैट इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वेलिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये है कि जब हमसे कोई क्राइम हो जाए तो हमारी क्लास ना देखी जाए कि हम किस क्लास के हैं। मीन्स हम रिच हैं, हम पुअर हैं, हम किस क्लास में आते हैं। मीन्स हम, अब उस टाइम पे ये 3 थी तो उसमें जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जब वहां से कोई क्राइम हो जाता था तो क्योंकि वो बहुत अमीर हुआ करते थे तो उनको उस क्राइम में छोड़ दिया जाता था। और जबकि जो पेजेंट्री थे उनसे अगर कोई क्राइम हो जाता था तो क्योंकि वो पुअर क्लास से आते थे तो उनको उस क्राइम का जो है वो उसकी पनिशमेंट उनको मिलती थी। तो न्यू मिडिल क्लास ने ये कहा कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। मीन्स डोंट सी द क्रिमिनल, जस्ट ओनली सी द क्राइम। कभी भी क्रिमिनल को मत देखिए कि क्रिमिनल किस क्लास से है, सिर्फ क्राइम को देखिए कि उसने क्राइम क्या किया है। मतलब कि अलग अलग क्लासेस के द्वारा किया गया एक जैसा क्राइम, उसकी पनिशमेंट भी एक होनी चाहिए। मीन्स कि जैसे कोई अमीर इंसान है, अगर वो किसी क्राइम को करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट होनी चाहिए, गरीब इंसान जब उसी क्राइम को करे तो उसको भी सेम पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। मीन्स कि अगर आपके क्राइम सेम है तो आपका जो पनिशमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। वो क्लास के हिसाब से, अमीरी गरीबी के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इक्वेलिटी बिफोर लॉ की भी बात की। और उन्होंने बात की गवर्नमेंट बाय कंस्टेंट। मीन्स कि गवर्नमेंट, ये जो मोनार्की है कि एक राजा मरता है उसका बेटा शासन संभाल लेता है, फिर वो मरता है तो उसका बेटा शासन संभाल लेता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फिर से डेमोक्रेसी आनी चाहिए। हम लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों के पास ये राइट्स होने चाहिए कि हम लोग अपनी जो गवर्नमेंट है वो खुद इलेक्ट कर सकें और इलेक्ट करने के बाद हम लोगों को उसमें पूरा पार्टिसिपेंट करने का। अब हम जल्दी से चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। आपका ये चैप्टर 6 पॉइंट्स में बटा हुआ है। आप सभी जब इसको पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्रांति जो फ्रांस में हुई उसके बारे में, और जो एक राष्ट्र बनने की फीलिंग आई उसके बारे में। 1789 जो था वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। 1789 में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि देशभक्ति लोगों के अंदर जागी कि हमारा देश है तो हमें इस देश के लिए कुछ करना है। उसके पहले लोग जी रहे थे, खा रहे थे, उन्हें अपनी कंट्री से कोई मतलब नहीं था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन 1789 में फर्स्ट एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का उठकर लोगों के सामने आया। और आफ्टर 10 ईयर, या मैंने यहाँ पे +10 भी किया है, आप लोग इजिली याद रख सकते हैं। आफ्टर 10 ईयर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट केम एंड ही स्टार्टेड टू सिविल कोड। एंड सिविल कोड इसने जब स्टार्ट किया तो इसने 1804 में, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 1804 में उसने सिविल कोड स्टार्ट किया, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम नेपोलियनिक कोड के बारे में, नेपोलियन कोड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे सिविल कोड भी बोल सकते हैं। अब इसने अपनी कुछ टर्म्स चालू की नेपोलियन बोनापार्ट्स ने। नेपोलियन बोनापार्ट्स जब आया तो इसने बचा तो लिया फ्रांस को अटैक से, जो आसपास के अटैक हो रहे थे उससे बचा लिया, लेकिन इसने अपने आप को लोगों के ऊपर थोप दिया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इसने थोप दिया। एक डिक्टेटर बनकर सामने आया और इसने अपने कुछ रूल्स लगाए। तो रूल्स में इसने, हम इसे ना तो बहुत अच्छा शासक कहेंगे ना बहुत बुरा शासक कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि ये अपने टाइम का हीरो बनकर सामने आया था क्योंकि इसने लोगों को मुसीबत से बचा लिया था। इसके जो गुड वर्क्स थे, गुड वर्क्स में इक्वेलिटी बिफोर द लॉ स्टैब्लिश की थी इसने। जो लोग डिमांड कर रहे थे, मिडिल क्लास वाले लोगों की डिमांड जो उठी थी कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, वो इक्वेलिटी नेपोलियन बोनापार्ट ने दी कि आप क्राइम कोई भी करिए, क्लास आपकी कोई भी हो, लेकिन अगर आपका क्राइम सेम है तो आपको पनिशमेंट भी सेम मिलेगी। ऐसे ही इसने सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। हर किसी को यह अधिकार दिया कि उसके पास अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है और वो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक खुद होगा, उसकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा अधिकार नहीं जमाएगा। थर्डली उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के सिस्टम जितने भी थे उनको इम्प्रूव्ड किया। ऐसे उसने बहुत से गुड वर्क्स किए थे। लेकिन अगर बैड वर्क्स की बात करें तो ही टुक पॉलिटिकल फ्रीडम। उसने लोगों से उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली थी, उन लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली थी कि वो अपना व्यू नहीं रख सकते थे। मीन्स कि अच्छा या बुरा, अगर नेपोलियन ने कोई भी चीज़ लागू कर दी, कोई लॉ आपका स्टार्ट हो गया, तो कोई भी पब्लिक जो थी वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। तो उसने लोगों का जो था पॉलिटिकल फ्रीडम
उसे पूरी तरीके से छीन लिया था। सेकेंडली, इंक्रीजेस टैक्सेस, उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे। टैक्सेस बढ़ाने की वजह से भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। थर्डली, ही इम्पोज्ड सेंसरशिप टू फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। उसने लोगों से उनका चॉइस करने का अधिकार छीन लिया था कि हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। वो चीज़ उसने उनसे इम्पोज कर दी थी, उसे रोक दिया था, प्रोटेस्ट कर दिया था। और उसने ये कहा कि यू हैव नो ऑप्शन टू चूज एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, यू हैव टू जस्ट चूज ओनली द ऑक्यूपेशन ऑफ आर्मी। आपको सिर्फ आर्मी ही चूज करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा एक अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स बनाना चाहता था और इसकी वजह से उसने लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप इधर उधर कुछ भी इलेक्ट नहीं कर सकते, आप कोई किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में आप नहीं जा सकते। अगर आपको आना ही है, आपको कोई प्रोफेशन अपनाना है तो वो सिर्फ आर्मी है। तो उसने सबके सारे लोगों की सेंसरशिप को इम्पोज किया और उसने फोर्स किया फ्रांस के लोगों को कि आप लोग को सिर्फ आर्मी ही ज्वाइन। नाउ वी विल सी आवर सेकेंड टॉपिक विच इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म जो था वो आपका कैसे स्टार्ट हुआ, हम इस चीज को देखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूरोप में जो थी वो 3 क्लासेस थी। 3 क्लासेस में से एक क्लास मैंने आपको बताई थी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, जो अपने प्रोफेशन में आई, डॉक्टर बनी, टीचर बनी, लॉयर बने वो लोग, और वो लोग बिजनेसमैन बने, इंडस्ट्रियल बने। तो इन लोगों ने जो था, इन लोगों ने रिवोल्यूशनरी स्टार्ट की कि हम लोगों को हमारा अपना शासन चाहिए, हमें किसी दूसरे की मोनार्की को बर्दाश्त नहीं करना है, हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट कर सकें। तो ये चीज़ मैं जो आपको पहले भी बता चुकी थी। और 1815 का जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो प्रेप द्वारा जब डिफीट किया गया था, जब नेपोलियन बोनापार्ट बार बार अटैक कर रहा था तो उसे प्रेप, जिसमें पर्सिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन थे। प्रेप में मैंने आपको बताया था पर्शिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज थी, इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को मिलकर डिफीट कर दिया। डिफीट करने के बाद, अब डिफीट तो इन लोगों ने कर दिया, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्या उठी? नो नेशन स्टेट्स वर इन द यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। यूरोप में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था, सारे एक आइडेंटिफाई किसी की भी नहीं थी कि यहाँ कौन सा राज्य है, कौन सा यहाँ पे नेशन है यूरोप में, क्योंकि किसी भी इंसान के पास उसकी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी और ना ही कोई कल्चर था। मीन्स सबके कल्चर, कोई किसी कल्चर को अपनाए बैठा था, कोई किसी कल्चर को अपनाए बैठे था। तो जो एक ही जगह पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी वहां पे। पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज स्पोक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। अलग अलग एरियाज में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलते थे। तो इस वजह से वहां पर कोई भी एक नेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इसमें एक टॉपिक आपका और बताया गया है, दैट इज कंजर्वेटिज्म एंड रिवोल्यूशनरीज। अब कंजर्वेटिज्म क्या था? ये है वही चीज, बस इसे नाम अलग दिया गया है। कंजर्वेटिज्म मैंने आपको बताया था कि जो आपकी यूरोपियन क्लास थी, जो मैंने आपको बताया था यूरोपियन क्लास में सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, एरिटोट्रेड्स। ये वो लोग थे लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास इनकी लैंड्स होती थी, जिनके पास सारे राइट्स होते थे, और ये लोगों को दबाने की कोशिश करते थे, लोगों को अपने बस में रखना चाहते थे कि ये जो भी करेंगे हमारी मर्जी से करेंगे। इन लोगों का ये जो लोग जो थे, ये प्रेप के द्वारा किए गए थे। जो इनका सीधा कांटेक्ट था ये प्रेप से था, मैं पर्सिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन से था। और दे वांटेड टू कंटिन्यू द मोनार्की सिस्टम। वो ये चाहते थे कि जो मोनार्की सिस्टम है, ये राजाओं वाला जो साम्राज्य चल रहा है, वंशवाद जो चल रहा है, एक राजा के बाद दूसरा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये कंटिन्यू रहे और ये कंटिन्यू हमारे ही द्वारा रहे, इसमें किसी दूसरे का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। मीन्स हम ही यहाँ पर शासन करते रहें। लेकिन जो रिवोल्यूशनरीज की बात हम करें तो रिवोल्यूशनरीज में हमारे पीजेंट और द न्यू मिडिल क्लास, जो कि यूरोपियन की बाकी 2 क्लासेस थी, इन दोनों को हम इसमें देखते हैं। इसमें पीजेंट और न्यू मिडिल क्लास ने मिलकर नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू किया था। इन लोगों ने कहा कि हर इंसान के अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए और इन्होंने कहा कि हमें हमारी अपनी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, हमें किसी दूसरी डेमोक्रेसी से मतलब या किसी दूसरे इंसान के शासन से, किसी उसके रूल से मतलब नहीं है। जो यहाँ गवर्नमेंट होनी चाहिए विच इज इलेक्टेड बाय अस। Now we will see our third topic, that is the age of revolution. It is started by 1830 to 1848.
अब ये एक ऐसा समय था, रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ उस टाइम की चीज़ों के बारे में बताया गया है, उस टाइम का जो इन्वॉल्वमेंट था उसके बारे में बताया गया कि रेवोल्यूशन आखिर स्टार्ट क्यों हुई। देखिए, कहीं की भी आप किसी भी जगह की बात कर लीजिए, कोई भी इंसान तब तक विद्रोह नहीं करता जब तक वो खुश होता है और सुखी होता है। मीन्स जब तक उसके पास वेल्थ है और हैप्पीनेस है, तब तक कोई भी इंसान कभी भी रेवोल्यूशनरी क्रांति करने की या फाइट करने की या किसी के खिलाफ जाने की कभी भी कोई कोशिश नहीं करता। तो फ्रांस में ये चीज़ क्यों स्टार्ट हुई? ये फ्रांस में इसलिए स्टार्ट हुआ, आखिर वहाँ पर ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि लोग मजबूर हो गए उस मोनार्की को ख़त्म करने के लिए। अगर मोनार्की अच्छी होती, उनकी चीज़ों को ध्यान में दे रही होती और उनकी प्रॉफिट के बारे में सोच रही होती, तो लोग कभी भी डेमोक्रेसी लाने की बात नहीं करते। लेकिन क्योंकि मोनार्की कहीं ना कहीं सेल्फिश हो गई थी, इसीलिए उन लोगों ने मोनार्की को ख़त्म करने की कोशिश की। तो जो सबसे पहला रीज़न उसमें बना, दैट इज़ द क्रॉप वर नॉट ग्रोइंग वेल। जो फसलें थी वो उस टाइम पे बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी, लोगों के पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं बच रही थी। जब फसल ही नहीं थी तो लोग खा पी नहीं पा रहे थे। फिर दूसरी बात, पीजेंट्स के पास अपना कोई लैंड ही नहीं होता था। जब उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं तो ना वो फसलें उगा सकते थे और ना वो खा सकते थे। उस पर सारा जितने भी रिच क्लासेस थी उनका अधिकार हुआ करता था। तो लोगों के पास हंगर भी थी और हार्डशिप थी, वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी भूखे रह जाते थे। और इसलिए लोगों ने सोचा कि जब ये राजा हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है तो हम आखिर इसके शासन को, इसके रूल को क्यों एक्सेप्ट करें। और इसीलिए लोगों में धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई कि जो हमारी कंट्री होनी चाहिए, हमारा नेशन होना चाहिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होनी चाहिए विच इज़ इलेक्टेड बाय अस, विच इज़ रूल फॉर अस, जो कि हमारे द्वारा चुनी जाए और हमारे लिए ही शासन करे। तो 1830 में बोनबोर किंग्स जो थे, जो उस टाइम पे जब प्रेप ने हरा दिया था, डिफीट कर दिया था, ओवरथ्रोन कर दिया था उसको लिबरल के द्वारा, तो रिवोल्यूशन, फिर मोनार्की आ गई। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये बताया गया है दैट बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड। कुछ टाइम के बाद जब फाइट ही करता रह गया तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, बहुत छोटे छोटे नेशंस होते थे जिन्हें हम तब वो स्टेट्स थे। और वो स्टेट्स जब धीरे धीरे फाइट करने लग गए अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, तो इसी में बेल्जियम ने फाइट की और बेल्जियम भी नीदरलैंड से सेपरेट हो गया। ऐसे ही 1821 टू 1832 की ग्रेट फाइट के बाद ग्रीक वॉज इंडिपेंडेंट स्टार्टेड। उसने भी अपनी इंडिपेंडेंस को स्टार्ट कर दिया। ग्रीस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इसके लिए, और इसका स्ट्रगल जो पीरियड था वो था 1821 टू 1832। इस टाइम पे एक पॉइंट और हमारे सामने आया एज ऑफ रेवोल्यूशन में, विच इज़ रोमेस्टिक एंड नेशनल फीलिंग। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना ऐसी जगी, नेशनल होने की फीलिंग थी वो इतनी ज़्यादा उठ गई कि जैसे अब हम लोग हैं इंडिया में, अगर कोई वंदे मातरम बोल दे, भारत माता की जय बोल दे, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा रोम रोम जो है वो देशभक्ति की भावना से भर गया। अभी 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हम लोग, ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना, हमारी ज़िंदगी का कोई एम ही नहीं है। जो हमारी लाइफ का मोस्ट सुपीरियर एम है वो ये है कि हम अपनी कंट्री को सेव करेंगे, जो कुछ भी करेंगे अपनी कंट्री के लिए करेंगे। तो उस टाइम पे भी ये जो फीलिंग थी, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये द एज ऑफ रेवोल्यूशन के टाइम पर आई कि लोगों को देशभक्ति की भावना के नाम से ही उनका रोम रोम खिल उठता था और वो लोग अपने देश की फीलिंग के लिए सोचने लग गए, अपने नेशनल के बारे में सोचने लग गए। तो इस तरीके से हमने देखा द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी आखिर कैसे बना 1871 में। अच्छा, इसके पहले 1861 में इटली भी बना है, और 10 साल बाद उसके 1871 में जर्मनी जो था वो स्टेब्लिश हुआ। इट वॉज ऑल नॉट द वेल स्ट्रक्चर्ड एरिया। इसके पहले जर्मनी जो था वो वेल स्ट्रक्चर्ड एरिया नहीं था। इसके सारे रीजन्स जो थे, ऑल रीजन्स वर स्कैटर्ड। देन इन 1871 जर्मन रीजन्स गॉट यूनिफाइड एंड बिकम अ प्रोविंस ऑफ नेशन। इसके पहले जितना भी एरिया था जर्मनी का वो स्कैटर्ड था। स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ, कोई भी चीज इकट्ठी जब नहीं होती, गैदर टुगेदर नहीं होती, वो स्कैटर्ड होती है, इधर उधर बिखरी हुई हो। तो ऐसा ही जर्मनी था। इसके जितने भी रीजन्स थे, जितने भी क्षेत्र थे, वो सब इधर उधर बिखरे हुए थे और इसे 1871 में यूनिफाइड किया गया, इकट्ठा किया गया, यूनिफिनेशन की गई इसकी,
इसको इकट्ठा किया गया और जिसकी वजह से फिर बाद में इसे एक नेशन की उपाधि दी गई। मैंने आपको बताया कि 1861 में जो था वो इटली भी इस्टेब्लिश हुआ था। तो इटली में जो थे वो 7 स्टेट्स थे। 7 स्टेट्स में 7 स्टेट्स को मिलाकर एक इटली बना था। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आपका बनता है दैट यूके मीन्स कि यूनाइटेड किंगडम आपका जो है ये किन किन रीजन्स को मिलाकर बना था। तो इसमें इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड था एंड आयरलैंड था। इन सबको मिलाकर हमारा अब यूके जो था वो पूरा स्टेट बना, पूरा कंट्री बनी यूके की। 5th पॉइंट जो है हमारा वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। 5th जो हमारा पॉइंट है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स कल्पना करना या इमेजिनेशन करना, मीन्स किसी भी चीज को विजुअल कर देना। विजुअल क्या है? विजुअल है जो हम लोग देखते हैं। विजुअलिटी जो विजुअलिटी होती है जब हम किसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, किसी को, जैसे ऑडियो है आपके सामने चल रहा है तो सिर्फ आवाज आवाज जाएगी, अब वीडियो है तो आपको कुछ दिखता भी है। तो विजुअलाइजेशन क्या था? नेशन को विजुअल करने का मीनिंग क्या कि नेशन को हम किसी का जो है वो उसको किसी की फिगर दे देते थे। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे लाइक इन इंडिया है हमारा, हम जब बोलते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता अब हमारे सामने बन के आ जाती हैं, हम एक लेडीज फिगर देखने लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम भारत माता को अपने प्रिपेयर भी करते हैं। आप सभी ने 15 अगस्त 26 जनवरी पे ये जगह जगह भारत माता की तस्वीरें देखी होंगी। तो हमने उनको विजुअल कर दिया है। हमने किसी ने देखा नहीं है कि भारत माता होती ही है या भारत माता ऐसी है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी राष्ट्रभक्ति को बढ़ाने के लिए भारत माता को क्या है, भारत को विजुअल कर दिया है कि जब हम कभी भी भारत के बारे में सोचते हैं तो वो एक लेडीज फिगर जो हमारे सामने है वो आ जाता है हमारे माइंड में। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही जर्मनी ने उसको क्या किया, बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल जर्मनी ने भी ऐसे विजुअल कर दिया। तो नेशंस वर पेट्रियोटेड एज फीमेल फिगर। तो इन्होंने भी क्या किया, अपने नेशन को ये लोग एक लेडीज फिगर में देखने लगे, एक फीमेल फिगर में देखने लगे। इसे हम एलिगी भी कहते हैं, मीन्स की मेटाफोर। मेटाफोर जो है इसे आपने हिंदी में सुना होगा रूपक अलंकार। जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे देते हैं, जैसे शेर सा हो जाना, शेर ना हो जाना, शेर सा ना हो जाना, शेर ही हो जाना। मीन्स कि अगर कोई हम ये कहें कि तुम शेर जैसे वो हो, स्ट्रांग हो, और एक हम कहते हैं कि मेरा बेटा तो शेर है, तो मीन्स हम अपने बच्चे को शेर ही समझ ले रहे हैं, दैट ही और शी इज लॉयन। हम उसमें उसका रूप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल लॉयन की तरह है। तो ऐसे ही लोगों ने क्या किया, अपने नेशन को विजुअलाइज कर दिया। वो अपने नेशन में एक फीमेल फिगर देखने लगे कि ये हमारा नेशन जो है ये क्या है, हमारी माँ के समान है, एक लेडीज फिगर है। तो ऐसे ही उस टाइम पे जर्मनी में हुआ। जर्मनी में जो उन्होंने उस फिगर को सोचा वो था, उसे हम जर्मेनिया के नाम से भी जानते हैं। अब 6 पॉइंट जो इसमें हमारा बनता है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म मैंने आपको बता दिया है, द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग, किसी की भी इंसान के अंदर देशभक्ति की भावना उठना, अपने देश के लिए कर सब कुछ दे देने की, सब कुछ समर्पित करने की जो फीलिंग होती है, यही नेशनलिज्म है। हिंदी में आपने एक पोएम सुनी होगी, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे मैं और क्या दूं। मीन्स कि इतना सब कुछ देने के बाद भी अभी ये फीलिंग खत्म नहीं हुई है, पैट्रियोटिक फीलिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। इंसान, लेखक जो है हमारा, राइटर जो है, वो और कुछ ज्यादा से ज्यादा देना चाहता है, मीन्स कि अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना चाहता है। तो ये है हमारा नेशनलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म क्या है? इम्पेरियलिज्म इज द फीलिंग ऑफ एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, मीन्स की विस्तारवाद की भावना, अपने नेशन को बढ़ा लेना, अपने नेशन की जो लिमिटेशंस है, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, उनको बढ़ाना। लोगों के पास पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी, लोग ज़्यादा होने लगे, रहने की जगह नहीं मिलने लगी, और सीधा विस्तारवाद लोगों के अंदर, एक लालच की भावना कि हमारा नेशन और बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो। जैसे हम अपना घर सोचते हैं और बड़ा हो और बड़ा हो, तो धीरे धीरे 1 कमरे से 2 कमरा, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे जब हम आगे उसको एक्सटेंड करते जाते हैं तो यही है इम्पेरियलिज्म। ऐसे ही नेशन में इम्पेरियलिज्म स्टार्ट हुआ। लोगों ने अपने नेशन को इम्पेरियलाइज करने की कोशिश की। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम इम्पेरियलिज्म करने की कोशिश करेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे ज़मीनें?
ज़मीनों को लाने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक करना होगा, और अटैक करने के लिए हम दूसरी कंट्रीज़ की जब जितनी भी लैंड्स हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं, उनकी जब ले लेंगे तो उसको जब हम अपने नेशन में मिला लेंगे, यही है एक्सटेंड, तो हमारी बाउंड्रीज एक्सटेंड हो जाएंगी। जैसा कि थोड़े टाइम पहले अभी आपने चाइना और इंडिया के बीच देखा कि चाइना जो था वो इम्परलाइज करने की कोशिश कर रहा था इंडिया को, कि इंडिया पर अटैक करके मैं इस कंट्री को अपना बना लूँगा और ये पूरा इंडिया जो है ये चाइना में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे कि पाकिस्तान हर वक्त जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता रहता है कि जम्मू कश्मीर को अपने में करके मैं अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर लूँ, तो इस फीलिंग को हम इम्पेरियलिज्म की फीलिंग कहते हैं। अच्छा, उस टाइम पे इस फीलिंग में सबसे ज़्यादा जो इनको प्रॉब्लम आई वो बैल्कन्स में आई। टेंशन जो था वो बैल्कन्स में उठा। बैल्कन्स जो है वो यूरोप का एक रीज़न है, और यहाँ पर ऐसा क्यों उठा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आई उसको एक्सटेंड करके अपने में मिलाने में, क्योंकि ये लोग बाकी बाउंड्रीज को तो अपने में मिला के अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन बाल्कन्स में जो था वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। मीन्स कि उसमें रशियन भी थे, बल्गेरियन भी थे, अल्बेनियन भी थे, तो इन सारे लोगों को इकट्ठे अलग अलग तरीके के लोगों को एक साथ करके उनके धर्म को, उनकी कल्चर्स को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इंडिया में अब अलग अलग डिफरेंट कल्चर हैं, लेकिन हर किसी कल्चर को समान इक्वल लॉ देना, हर किसी को फ्रीडम देना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल जो थी वो उस टाइम भी, ये डिफ़िकल्टी यूरोप में सामने आई कि बाल्कन की जो टेंशन थी उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रह रहे थे, तो उन अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के लोग को किस नेशन में मिक्सअप किया जाए, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। आई होप कि बेटा ये आपको समझ आया होगा, और बाकी आपको अपनी बुक रीड करनी है। बुक रीड करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू।